कि जो लैपिंग होती है, जो रिबार हम करते हैं, मतलब साइड पे स्टील यूज़ करते हैं, स्टील कंटिन्यू तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसमें हम 3 चीज़ें कर सकते हैं, लैपिंग, वेल्डिंग, रिड्यूसर या कपलर जिसे हम बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपको सही रहेगा कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या कौन सा सही रहता है अगर हम टेक्निकल वे से देखें, तो इस पे कंप्लीट वीडियो होने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना, इसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है और सबसे सस्ता कौन सा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज इसी चैनल पे आपको मिलेगा सिविल साइड विजिट पे। तो हम बात करते जाएंगे तीनों की धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ही करूंगा किससे, हमारा वेल्डिंग से। ये सबसे जो हम बोलें ख़राब चीज़, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट की मैं बात लास्ट में करने वाला हूँ। पहले बोलूँ वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग ख़राब है, मतलब वेल्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। कभी भी अगर वेल्डिंग करो तो उसमें जो हमारी गैस प्रेशर वेल्डिंग रहती है वो बेस्ट रहती है, लेकिन वो भी कॉस्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ ही कॉस्ट करती है। जब हम सिंपल वेल्डिंग करते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, सिंपल वेल्डिंग जब भी हम करते हैं तो होता क्या है, जो स्टील होता है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। स्टील हमारा आता है डक्टाइल, रेजिस्टेंट का मतलब टेंसाइल होता है, जब उस पर लोड पड़ेगा वो खींचेगा। लेकिन जब हम उसमें वेल्डिंग कर देंगे तो वेल्डिंग से होता क्या है, वो स्टील आपका डक्टाइल हो जाता है, मतलब जब फ्यूचर में उस पर लोड पड़ेगा वो एकदम से ब्रिटल हो जाता है, टूट जाएगा। तो कभी भी आपको घर पे, आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जहाँ आपको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि वेल्डिंग करो, वेल्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। वेल्डिंग सख्त मना है। अगर वेल्डिंग करते भी हो तो गैस प्रेशर वेल्डिंग करो, अगर वो करने जाओगे वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो वेल्डिंग हम इस लिस्ट से निकाल देते हैं। तो हमारा बचा क्या, लैपिंग, और हमारा बचा रिड्यूसर या कपलर। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? देखो, बेस्ट दोनों है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपका सरिया है 8 से 12 mm का सरिया है, तो उसमें अगर आप लैपिंग करते हो तो वो ठीक है, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। कॉलम में लैप कर रहे हो या बीम में लैप कर रहे हो, लैपिंग होती है। जिन लोगों को नहीं पता है, सामने आप देख रहे हो बीम में जो लैप प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो लैपिंग अगर आप लोग करते हो तो लैपिंग एक्सेप्टेबल है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 6 mm का बार है, 8 mm का बार है या 12 mm का बार है, तो उसमें लैप प्रोवाइड करो। लेकिन लैपिंग जब प्रोवाइड करो तो उसमें आपको क्या करना है, जॉगल जो होती है, मतलब क्या होना चाहिए, अगर ऊपर से लोड आ रहा है तो डायरेक्ट दूसरे सरिये पे वो ट्रांसफ़र होकर नीचे जाना चाहिए, ऐसा आपको प्रोवाइड करना है। उसमें जॉगल जो वर्ड आप सुन रहे हो, जो आपने बेंड देखा होगा, मैं पहले वीडियो ले आया हूँ उस पर, जॉगल क्या होती है, तो आपको प्रॉपर जॉगल प्रोवाइड करना है, फिर उसके बाद ये करना है। फिर हम बात करते हैं जो 20 mm का सरिया, 25 mm का या 32-36 ऊपर जो हायर डाया होता है, तो उसमें अगर हम लैप करने जाते हैं तो हमारा, अगर जो लैप हम देखें तो मोस्टली 50D हमारा होता है, 50 इंटू जो भी डाया होगा। तो 20 mm का डाया होगा तो 1000 mm हमारा लैप जाएगा, 25 mm का होगा तो एक 1250, ऐसे ऐसे करते लैप बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है, कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होती जाती है। हमेशा याद रखना, अगर हम लैपिंग करते हैं तो लैपिंग और वेल्डिंग की कॉस्ट सेम पड़ती है। अगर एक हम लमसम पकड़ के चलें, अगर पूरा मतलब 1-2 कॉलम होगा तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, ज़्यादा परसेंटेज का इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या ज़्यादा लैपिंग है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए हम कभी भी, जो हमारा ऐसे भी IS कोड क्या कहता है, 32 mm से जो ऊपर सरिया होगा उसमें आपको लैपिंग नहीं प्रोवाइड करनी है। वो तो टेक्निकल वे से कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कॉस्ट के वे से हम देखें तो लैपिंग काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकती है। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट तरफ, वो है हमारा कपलर, रिड्यूसर या कपलिंग हम जिसे बोलते हैं। ये इस चीज़ को मैं तीनों में बेस्ट मानूंगा। क्यों बेस्ट मानूंगा? एक तो कॉस्ट के वे में भी सबसे अच्छा है और दूसरा टेक्निकल वे में भी अच्छा है। देखो होता क्या है, अगर कॉलम की बात करें हम, तो ऊपर से जो लोड आ रहा होगा डायरेक्ट, जिन लोगों को कपलर नहीं पता है, सामने आप देख रहे हो कपलर होता क्या है, तो ऊपर से क्या होगा, जैसे ही कॉलम पे लोड पड़ेगा वो नीचे वाले बार पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा ऊपर वाला सरिया और लोड हमारा डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो एक बेस्ट ऑप्शन जिसे हम मानते हैं वो कपलर है। उसमें बस दिक्कत क्या आती है आपकी, कॉस्ट में अगर बात करें, मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम किस में, कपलर में पड़ती है। अगर हम कपलर के कॉस्ट की बात करें, अगर आपको मैं जैसे बोल रहा था कि रेट एनालिसिस बताने वाला हूँ, तो अगर हम 16 mm का बार का कपलिंग करते हैं तो उसमें आपको 50 से 55 रुपये लगेंगे एक बार को कपलिंग करने में, 16 mm का। अगर 20 mm का सरिया रहेगा तो उसको 60 से 65 रुपये आपको एक बार को कपलिंग करने में लगेंगे। अगर 25 mm का है तो 100 से 120 रुपये आपका लगेगा। अगर 32 mm का है 180 से 190 रुपये आपको कपलर लगाने में लगेगा। उसमें सब कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, उसमें हमारा कपलर का कॉस्ट आ गया। और अगर 36 mm का है 250 से आपका
260 या 70 रुपये उसमें चार्ज लग जाता है। और ये चार्ज डिक्रीज़ भी हो सकता है अगर आपको कपलर सस्ता मिल गया, जहाँ आपके एरिया में जो लेबर कॉस्ट है इसका वो हो गया। क्योंकि अगर छोटी मोटी बिल्डिंग होगी उधर तो हम लैब पे ही जाएंगे, लेकिन एज ए साइट इंजीनियर अगर आपको कॉस्ट डिक्रीज़ करनी है तो कपलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी और टेक्निकल वे से देखें हम, जो लोड ऊपर से आएगा वो डायरेक्ट नीचे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसा हम लैपिंग करते हैं, लैपिंग में क्या होता है, प्रॉपर से जॉगल नहीं प्रोवाइड की जाती, इधर उधर हो जाता है। और उसमें एक चीज़ आपको वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको सरिया स्टैगर्ड करना पड़ता है, ऊपर नीचे सरिया करना पड़ता है कि लैप एक जगह पे नहीं आए। लेकिन कपलिंग के कपल में क्या होता है, आप एक जगह पे भी लैप दोगे, मतलब कपलिंग करोगे तो चलता है कोई इतना ही है, क्योंकि डायरेक्ट आपका लोड क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। मतलब हमारी वीडियो का टोटल निचोड़ क्या निकला है, लैपिंग, बेल्डिंग और रिड्यूसर कपलर की बात करें हम, रिड्यूसर जो मैं बोल रहा हूँ वो कपलर को ही बोलते हैं। तो तीनों में से सबसे ख़राब चीज़ क्या है, वेल्डिंग। वेल्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। दूसरी, लैपिंग आपको कहाँ तक करनी है, लैपिंग आपको प्रोवाइड करनी है अगर आपका 16 mm तक सरिया है, 16 mm से ऊपर सरिया है तो कपलर इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि लेकिन आपको उसके लिए क्या होगा, वो जो हम चूड़ी बनाते हैं वो चूड़ी बनानी पड़ेगी और कपलर मंगा लोगे। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमेशा आपको कपलर के साथ जाना चाहिए, टाइम के साथ टाइम बदलना चाहिए आपको। और फिर हम बात करते हैं इन तीनों की डिसएडवांटेजेस की। तो बेल्डिंग में क्या होता है, हमारा सरिया डक्टाइल हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है और वो टूटने के चांसेस, फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। वैसे अगर हम लैपिंग में जाए, लैपिंग में क्या होता है, जब हम 16 डाया से ऊपर जाते हैं 25, 20 या 32 में, तो उसमें लैप लंबा हो गया, वो खर्चा बढ़ा। और जब आप उसमें कंक्रीटिंग करोगे, क्योंकि जब लैप आएगा तो उसको लैप को पूरा सही तरीके से बिठाने के चक्कर में क्या होता है, लैप बिठाया, वो जो स्पेसिंग होगी, जो सरिये के बीच में स्पेसिंग रहती है वो कम हो जाएगी। जब हमारी स्टीरअप या टाइल्स आएंगी तो वो भी जगह ले लेंगी, और जब कंक्रीटिंग होगी तो उसमें ना तो आपका वाइब्रेटर अच्छे से घुस पाएगा, हनी कॉम के चांसेस बढ़ जाते हैं और वर्कमैनशिप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, कंक्रीट को थोड़ा वर्केबिलिटी बनाने के लिए ढीला करते हैं, उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होती जाती है। तो लैपिंग के केस में ये काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि मतलब हनीकॉम और ख़र्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। और कपलर की बात करें, वहाँ आपकी जगह भी बचेगी, क्योंकि डायरेक्ट सरिये पे वो आएगा और वहाँ जगह भी बचेगी, कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ है, तीनों में ये डिफरेंस है और तीनों का आपको पता चल गया होगा कि बेस्ट कौन सा है और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है जब भी आप कपलिंग प्रोवाइड करो। बाकी ये चीज़ देख लेना है, जब भी कपलर लो अच्छी कंपनी का आपको लेना है। इंडिया मार्ट में आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको कपलर अच्छा मिल जाएगा। बाकी बेल्डिंग की तरफ आपको कभी नहीं जाना है। कंस्ट्रक्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन में जाओगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टनलिंग वगैरह में, हर जगह ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक वर्क होती है जब तब काटखोना देखा जाता है, जब प्लास्टरिंग होती है तब देखा जाता है, कोई भी काम होगा उसमें काटखोना देखा जाता है। सामने वाला आपने इंस्ट्रूमेंट देखा ही होगा, कैसे हम गुनिया करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइड पे कैसे करते हैं हम। देखो गुनिया हो रहा क्या है, किसी भी चीज़ को मतलब राइट एंगल में करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर वो राइट एंगल में नहीं होगा, एक तो वो देखने में ख़राब दिखेगा, दूसरा उसका वो लोड बेरिंग में भी उसमें डिफरेंट आ सकता है अगर उसको प्रॉपर वे से नहीं किया। इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसका दिखाता हूँ कि कैसे हम करते हैं और क्यों ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, एक ब्रिक वर्क का मैंने लिया, एक रूम है हमारा, जहाँ दुकान ले लो, उसकी दुकान है ये, ठीक है, ये इसका शटर आ गया। तो इसकी दीवारें कैसी सीधी जाएंगी वो कैसे हमें पता चलेगा। जहां देखो क्या होगा, जब एक बार दीवार तो होगी, चलो उसको जो भी लाइन मारी मगारी, जब प्लास्टर करेंगे अगर थोड़ी भी डेविएशन होगी दीवार में वो हमें पता चल जाएगी। इससे क्या होता है हमारा प्लास्टरिंग का, एक मैं इधर आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो दीवार अगर बाय चांस थोड़ी ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सीधी है, तो जब हम काटकोना चेक करेंगे तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो दीवार कितना प्लास्टर आएगा कितना नहीं, वो कैसे निकालेंगे। पहले इसको मैं जाता हूँ फिर इधर आता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले काटकोना या गुनिया चेक करने के लिए कोई भी दीवार है, सिंपल टॉपिक है, बेसिक है हमारे 8th से 9th का। तो इधर से कोई भी दीवार होगी, इधर 2 मीटर पे आपको निशान लगा देना। ये आ गया हमारा 2 मीटर यहां पे, ठीक है। और इस तरफ दूसरी तरफ हमें लगा देना है 3 मीटर पे। जो भी आपकी वैल्यू है वो कोई डिपेंडिंग करते हैं, यहाँ 3 मीटर कर सकते हो, यहाँ 2 मीटर कर सकते हो। फिर हमें निकालना होता है राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो
इसका निकालना बेसिक है। ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा, क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। तो हमें ए पता है, अगर मैं इसको ए ले लूं, ए, इसको ले लूं मैं बी, सी हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, ए हमें पता है, इसको पहले फार्मूले को बनाते हैं, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ए आ गया हमारा 2, ठीक है, बी आ गया हमारा 3, ये हो गया। अभी सी निकल जाएगा इसलिए यहां से, सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, और 13 का अंडर रूट करेंगे हम, आ गया सी इक्वल टू 3.60। ये निकल गया हमारा सी, ये आ गया हमारा 3.60। देखो अगर ये करोगे आप, ऐसे करोगे, तो अगर वैल्यू आए 3.60, आपको पता चल गया कि ये राइट एंगल में है दीवार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3.60 आ गया। अगर आया आपका 3.5, मतलब 10 mm का 3.50, 10 mm का फर्क पड़ रहा है, मतलब 10 mm का फर्क पड़ रहा है। तो हमें इसको दीवार को बड़ा करना है। तो इधर क्या होगा, अगर यहां हमें मिलता है 3.5, इसको बड़ा करना है, तो प्लास्टर की थिकनेस अगर हम 12 mm लेके चल रहे हैं, तो इधर वो हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो जहां तो रूम आपको छोटा करना पड़ेगा, यहां क्या होगा, एक तरफ, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा प्लास्टर कम करना है, और वो आपका काटकोना बराबर हो जाएगा दीवार का। तो यही चीज मेनली हम देखते हैं काटकोना करने के लिए, कि हमारा जो भी दीवार होगी वो राइट एंगल में आए, या जब प्लास्टर करेंगे वो राइट एंगल में आए। तो बेसिक फंडा रहता है, बेसिक जो फार्मूला है हमने 8th 10th में पढ़ा हुआ है, क्या करना है, सी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट, ये करना है आपको। तो आपका इजिली निकल जाएगा कि आपको किस हिसाब से कहां जाना है, क्या करना है। वैसे इसी दीवार के लिए देखना होगा तो हम यहां से ले लेंगे 3 मीटर, यहां से 4 मीटर, तो उसका सेम अंडर रूट करेंगे, सी इक्वल टू 3 स्क्र प्लस 4 स्क्र, जो भी वैल्यू आएगी आपको उतनी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आपको दीवार को, मतलब जो प्लास्टर कर रहे होंगे या दीवार कर रहे होंगे, तो उसको छोटा बड़ा कर देना है, मतलब अंदर का डिस्टेंस मैनेज कर लेना है। तो गाइस ये था छोटा सा टॉपिक, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइड पे काफी जगह यूज होगा कि हम गुणिया कैसे चेक करते हैं। थैंक यू गाइस।